आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पानी के मुद्दे पर सियासत को हवा दे दी है। दरअसल में दिल्ली चुनाव में एक बार फिर पानी की एंट्री हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने पानी में अमोनिया होने के गंभीर आरोप जो है वो हरियाणा सरकार पर लगाए हैं, जिसको लेकर के हरियाणा सरकार ने तंज कसते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल बताए कि हरियाणा से अमोनिया कैसे मिलाया जा रहा है। इसको लेकर के जो कांग्रेस है वो भी बीच में कूद गई है। उसने भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो गंदी राजनीति कर रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों को अमोनिया युक्त पानी पीने नहीं दूंगा, मैं दिल्ली के लोगों को मरने नहीं दूंगा। अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद में सियासत में भूचाल आ गया है। दिल्ली से मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मतदान अधिकारियों द्वारा बीजेपी वर्कर्स को साथ लेकर दिव्यांग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु वाले लोगों के घर जाकर फर्जी मतदान कराने और बीजेपी के दबाव में सपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। सपा ने मांग की है कि ऐसे पुलिस कर्मियों, मतदान अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र के साथ भेजा है। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा चुके हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, दोनों 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मूड में आ गए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य भर में प्रगति यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता सह संवाद यात्रा कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा में आज पूर्णिया में है और सबसे बड़ी बात है कि वहां जो थीम है यात्रा का वो लोगों से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे, यानी जो सरकारी योजनाएं चल रही है उससे बिहार की जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के का जो कार्यकर्ता सह संवाद यात्रा है उसके 8वें चरण का जो शेड्यूल है वह भी आ चुका है, यानी 30 जनवरी से बिहार के सिवान से उनकी यात्रा शुरू होगी, यानी 7 चरण तेजस्वी यादव का पूरा हो चुका है। दोनों की मंशा, यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की मंशा जो है वह 2025 विधानसभा के में जीत की है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। यूपी कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान चौपाल का आयोजन करेगी। पूरे प्रदेश में पार्टी कुल 101 चौपालें लगाएगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि कांग्रेस एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए संकल्पित है जो भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग और संकीर्ण मानसिकताओं से रहित हो। बिना किसी भेदभाव के देश के हर नागरिक को समान अवसर मिले। इस चौपाल को लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी आज की विषम परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी और संघ देश के संविधान को बदलकर एक नई व्यवस्था लागू कराने की तैयारी कर रहा हो, तब इस तानाशाह सरकार के खिलाफ एक अटल चट्टान की तरह खड़े हुए नजर आ रहे हैं। संविधान इस देश के आम भारतीय की प्राणवायु है और कांग्रेस संविधान को बचाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान और आरक्षण एक बड़ा मुद्दा था और कांग्रेस इन चौपालों के जरिए इस मुद्दे को 2027 तक जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। आज शाम एनसीपी अजित पवार गुट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। यह बैठक अजित पवार के सरकारी आवास देवगिरी बंगले पर होगी। इस बैठक में एनसीपी अजित गुट के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। खबर है कि इस बैठक में पुणे के एक विधायक ने जो ठेकेदार की पिटाई की थी उस मामले पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि इससे पार्टी की बदनामी हुई है और इससे अजित पवार खासे नाराज हैं। इसके अलावा पालक मंत्री को लेकर बात होगी। इतना ही नहीं, जिशान सिद्दीकी के मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में जिशान सिद्दीकी ने कुछ बिल्डरों और कुछ स्थानीय नेताओं पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा इस बैठक में धनंजय मुंडे को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर विपक्ष सहित
कई सारे लोग हमलावर हैं। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर अपना अनशन शुरू कर दिया है। 25 जनवरी से जालना के अंतरावली सराटी में मनोज जरांगे पाटिल अपनी पुरानी मांगों को लेकर एक बार फिर अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके अनशन का आज चौथा दिन है। चौथे दिन मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, लेकिन इसके बावजूद वो अनशन पर अड़े हुए हैं। मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत खराब होने के बाद जालना के सांसद कल्याण काले ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद काले ने कहा कि सरकार मनोज जरांगे पाटिल की मांगों को गंभीरता से ले और इसे जल्द से जल्द लागू करे। गौरतलब है कि मनोज जरांगे पाटिल मराठा समाज को आरक्षण, सभी मराठाओं को कुंडली प्रमाण पत्र, सगे संबंधियों को लेकर जो अध्यादेश जारी किया गया है उसे तुरंत लागू करने सहित अपनी अलग अलग मांगों को लेकर एक बार फिर अनशन पर बैठ गए हैं। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। महाकुंभ में जाने के लिए पटना से भी करीब 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें शुरू कर दी है। इसके अलावा जो दिल्ली जाने वाली ट्रेनें हैं वो प्रयागराज होते हुए जाती हैं और इसको लेकर यात्रियों की काफी भीड़ होती है। लेकिन इसके बावजूद इतने ज्यादा यात्री हैं जो मोटी अमावस्या वहाँ नहाना चाहते थे, इसको लेकर काफी अफरा तफरी की स्थिति पिछले 2 दिनों से बनी हुई है। इस पर पटना जंक्शन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कई यात्री हैं जो प्रयागराज जाने के लिए यहाँ ट्रेनों में क्या इंतजार कर रहे हैं। ज्यादातर ट्रेनें जो शाम में हैं यहाँ पे और उसके बाद वो यहाँ से बाहर शाम में ट्रेनें जो खुलती है, लेकिन उसके बावजूद जो यात्री हैं आप देख सकते हैं कि लोग ट्रेनों के इंतजार कर रहे हैं। और कल जिस तरीके की अफरा तफरी पटना जंक्शन पे मची थी उसमें कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि पटना से दिल्ली जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जब यार्ड में लगी हुई थी उसी दौरान उसमें कब्जा हो गया था। और उसके बाद जब ट्रेन पटना जंक्शन पे पहुंची थी तो यहाँ पर उसके गेट बंद मिले थे और इसके बाद यहाँ पे यात्री काफी कोशिश करते रहे गेट खुले, लेकिन गेट खोला नहीं गया और कई यात्री जिनका रिजर्वेशन था वो स्टेशन पे ही छूट गए, जबकि पूरी बोगी पर कब्जा हो गया था और यहाँ से गए थे। और स्थिति इतनी भयावह थी कि यहाँ से मास्टर और आरपीएफ के जवान तक भाग खड़े हुए थे। क्या सैनिक साथ पहुँचाने गुजरात से महाकुंभ जाने वालों के लिए राज्य सरकार का तोहफा लग्जरी बस का सफर 3 दिन और 4 रात का स्टे महज 8,000 रुपए में। गुजरात राज्य परिवहन निगम GSRTC ने महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए खास पैकेज के तहत गुजरात से प्रयागराज ऐसी वोल्वो बस सेवा शुरू की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सर्किट हाउस से इस बस की शुरुआत की है। बस अगले दिन सुबह 7 बजे अहमदाबाद के रानीप इलाके से चलेगी। यात्रियों के लिए 3 रात 4 दिन का पैकेज महज 81 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी बुकिंग 25 जनवरी से शुरू हुई थी। अब हालत ये है कि महाकुंभ में जाने वाली वोल्वो सभी बसें हाउसफुल हो चुकी है। ऐसे में बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय भी लिया जा सकता है। महाकुंभ के लिए बस अहमदाबाद के रानीप बस डिपो से रोजाना सुबह 7 बजे प्रस्थान करेगी और 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रयागराज पहुंचेगी। 3 रात और 4 दिन के पैकेज में यात्रियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलेगी। लंबी दूरी की यात्रा के चलते ये बस मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 1 रात के लिए रुकेगी। पूरी यात्रा के दौरान रहने से लेकर अन्य तरह की सुविधाएं गुजरात सरकार ही मुहैया कराएगी। सिर्फ खाने का खर्च यात्रियों को खुद उठाना पड़ेगा। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में अब इस बस के जरिए भी गुजराती लोग श्रद्धा का स्नान कर सकते हैं। कैमरा भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। इस जांच पर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। मुंबई पुलिस के बचाव में खुद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उतर चुके हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में जा रही है। जिस बात का जिक्र मुंबई पुलिस ने किया नहीं, उस बात को बार बार मीडिया दिखाकर कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि ये जांच अंतिम छोर में है। बता दें कि 16 जनवरी के तड़के अभिनेता सैफ अली खान के उनके बांद्रा स्थित घर पर उन पर हमला किया गया था। इस मामले में मुंबई पुलिस की 35 से ज़्यादा टीमें जांच कर रही थी और आरोपी को पकड़ने का काम कर रही थी। इस कड़ी में 19 जनवरी को मोहम्मद शरीफुल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद शरीफुल बांग्लादेश का निवासी है और इस मामले की जांच मुंबई पुलिस आगे कर रही है। जो आरोपी मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान मामले में गिरफ्तार किया है वो दरअसल वो आरोपी है ही नहीं जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। इस सारे जवाबों के उत्तर में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में जा रही है। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। कायर पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ज्यादा संख्या में आतंकियों की घुसपैठ भारतीय सीमा में करवाई जा सके। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाई जाए, लेकिन सेना के जवान हो या BSF के जवान हो बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और वो दुश्मन यानी पाकिस्तान को उसके किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। अब पाकिस्तान की ओर से POK के इलाके में आग लगाई गई है। ये आग लगाई गई है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पुंछ के नजदीक।
सीमा पार से लगाई गई आग जो है भारतीय सीमा में दाखिल हो चुकी है। तेज हवा के चलते लगातार आग तेजी से फैल रही है, जिससे जो बारूदी सुरंगें यानी जो लैंडमाइन भारतीय सेना के जवानों की ओर से घुसपैठ रोकने के लिए बिछाए गए हैं, उनमें लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। लेकिन हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और हमारे जवानों की अलर्टनेस का नतीजा ये है कि अभी तक उन्होंने पाकिस्तान को उसके किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दिया है। कैमरामैन आरके कोल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। कश्मीर घाटी में पिछले साल फरवरी महीने में हुए प्रवासी मजदूरों पर हमले और उनकी मौत को लेकर एनआईए द्वारा आज एक बार फिर से यहां श्रीनगर सहित घाटी के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में छापेमारी की गई। श्रीनगर के साथ साथ बडगाम और सोपोर इलाकों में ये छापेमारी हुई है, जहां पर एनआईए द्वारा कई सारे दस्तावेज और डिजिटल एविडेंसेस बरामद किए गए। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी एनआईए का तलाशी अभियान जारी है। सूत्रों की माने तो ये जो पिछले फरवरी में श्रीनगर के शाला कदर इलाके में 2 प्रवासी मजदूरों पर आतंकी ने हमला किया था। हालांकि उस केस में फोर्सेस द्वारा लश्कर तैयबा TRF के 2 आतंकी भी पकड़े गए, उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल हुआ। लेकिन एनआईए इस मामले की छानबीन लगातार कर रही है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की छापेमारी यहाँ पर देखने को मिली, जिस दौरान एनआईए को काफी अहम सबूत हाथ लगे हैं। कैमरामैन के साथ आशीष श्रीनगर, न्यूज़ 24।